हम लोग का चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने शायद इसके पहले कुछ पढ़ा हुआ था, आवेश के बारे में पढ़ा हुआ था। हमने आवेश के बारे में पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं फिर से। आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे आवेश की उत्पत्ति होती है। इन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे आवेश की उत्पत्ति होती है। अब किसी भी दो वस्तु को रगड़ने से नहीं होता है, कोई कोई खास वस्तुएं होती हैं जिन्हें ही हम आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और उस पर आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे लकड़ी हो गया, अब लकड़ी को बाल से रगड़ोगे या सील से रगड़ोगे तो थोड़े ना आवेश की उत्पत्ति होगा। वहीं हम मार्कर ले लेते हैं, नहीं, कांच ले लेते हैं, एबोनाइट ले लेते हैं और उसको हम रगड़ते हैं तो उस पर क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। उसके बाद से हम लोग ये भी पढ़े हुए थे कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का, एक को कहते हैं धन आवेश, दूसरे को ऋण आवेश। एक को कहते हैं धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसके बाद से हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़े हुए थे कि समान आवेश जो होता है वो प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है, परिमाण दोनों पर सेम होता है, 3 का अंतर हो जाता है। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। दो आवेश है, चाहे वो समान हो या असमान हो, दोनों के बीच एक बल लगता है और वो बल जो होता है विद्युतीय बल कहलाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युतीय बल विद्युतीय इलेक्ट्रिक फोर्स। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, दो आवेशों के बीच लगने वाले वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युतीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बल होता कितना है, ये बल होता कितना है। तो आप लोग गुरुत्वाकर्षण में क्लास 9th में पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। नहीं, थोड़ा सा वहां पे चल करके देख लेते हैं। 9th क्लास का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हिंट्स के रूप में देख लेते हैं। दो बॉडी है, ये दो वस्तु है, तो स्वाभाविक है दोनों का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1 और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। ये सेंटर हो गया। अब दो वस्तु कुछ भी हो सकता है, नहीं, हो सकता है कि मार्कर हो जाए, दीवार हो जाए, नहीं, ये मार्कर हो जाए, बोर्ड हो जाए, कोई भी दो वस्तु हो सकता है। तो सवाल है कि दोनों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा। इसका द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो दोनों के बीच कुछ दूरी होगा, इस दूरी को हम दोनों के सेंटर से मिला देते हैं, यही इनके बीच की क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दूरी को हम d मान लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि यदि दो वस्तु है और दोनों का कुछ द्रव्यमान है तो दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है,
जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो मान लो दोनों के बीच लगने वाला बल यदि हम F मान लें, क्या मान लें, तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि दोनों वस्तुओं के बीच आखिर बल कितना लगता है। तो बल को यदि F से सूचित किया जाए तो F होता है G m1 इंटू m2 बटा d स्क्वायर होता है, जहाँ G जो है कांस्टेंट है, क्या चीज है, कांस्टेंट है, और इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, तो ये मास के चलते, द्रव्यमान के चलते दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो इतना के बराबर होता है। आ रहा समझ में? अब ध्यान से देखो, उसी तरह से यदि दो आवेश हो, दो वस्तु हो और जिसके ऊपर कौन सी चार्ज हो, आवेश हो, तो उसके बीच भी बल लगता है आवेश के कारण, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। और मास के कारण जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम बात करते हैं कि अपने पास दो बॉडी है जिसपे चार्ज, एक पर हम मान लेते हैं प्लस Q1 चार्ज, नहीं, और दूसरे पर मान लेते हैं प्लस Q2 चार्ज। स्वाभाविक है दोनों को कुछ दूरी पर यदि हम रखें तो दोनों के बीच कुछ दूरी होगा, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं, इसको भी हम d ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, d। तो कूलम ने कहा कि ये दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो कितना लगता है। जैसे हम बहुत न्यूटन के पहले से हम जानते थे कि दो वस्तु है और दोनों वस्तु के बीच यदि द्रव्यमान है तो दोनों के बीच एक बल लगता है, एक आकर्षण बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं था या कोई हमें एक फॉर्मूला नहीं दे पाया कि आखिर दोनों के बीच बल कितना लगता है, कैसे ज्ञात करें। बात समझ रहे हो ना? उसी तरह से हमें पहले से ही पता था कि दो आवेशित वस्तु जो है एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो बल लगता कितना है, ये किसी ने नहीं बता पाया। इतना तो पता था कि आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन वो बल कितना लगता है, उसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये किसी को पता नहीं था। ये कोई एक फॉर्मूला नहीं दे पाया था। लेकिन यहाँ पर एंट्री होता है कूलम्ब का। जैसे न्यूटन ने नियम दिया, उसी तरह से कूलम्ब ने एक नियम दिया, एक शोध किया, शोध करने के बाद में उसने एक रूल निकाला, मतलब एक फॉर्मूला दिया कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उस बल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसने कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल यदि F मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, F मान लिया जाए, तो ये F जो होता है, ये बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती को हम लोग ऐसे लिखते हैं, Q1 गुना Q2, Q1 गुना पाला, तथा उसने फिर कहा पुनः दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती 1/d²। नहीं, या इसी को हम कह सकते हैं F जो होता है d के वर्ग के क्या होता है, विकर्मानुपाती होता है, इनवर्सली होता है। अच्छा, अब ये दोनों को उसने इकट्ठा किया, दोनों को इकट्ठा किया तो उसने F समानुपाती Q1 गुना Q2 बटा d²। अब इस समानुपाती को स्थिरांक से हटा दिया गया और इसके जगह पर उसने लिखा के, क्या चीज, के Q1 Q2 अपॉन d²। देखो तो सेम इसी के जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। M1 गुना M2, यहाँ पर Q1 गुना, बीच के दूरी का वर्ग से भाग दे दिया गया, तो यहाँ भी भाग दे दिया गया। यहाँ कांस्टेंट के जगह पर G लिखा गया, यहाँ कांस्टेंट के जगह पर K लिखा गया। अरे समझे? अब इस K का मान क्या होता है, K एक स्थिरांक है
जिसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, और आवेश का ऐसा यूनिट बताया था कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब को सी से सूट किया तो सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को यदि एफ मान लिया जाए तो ये एफ होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर, के इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। मतलब दोनों आवेशों को गुना करके और इसके बीच की दूरी से भाग दे दिया जाए, एक के यहाँ पे ये तो फिक्स है, इसका मान आपको याद रखना, नहीं भाग दे दिया जाए तो इस तरह से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान निकल जाएगा, याद रहेगा इतना। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ये इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब का नियम। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है कि कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब या कूलाम भी इसको बोला जाता है कि नहीं, कूलम्ब का नियम क्या है, नियम क्या है। तो दो आवेशों के बीच, रटो मत, दिमाग से याद करो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को यदि हम एफ मान लें तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से दोनों इक्वेशन को इकट्ठा किया जाए तो एफ बराबर हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब दोनों मान लो कि इसमें और इसमें कौन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसमें और इसमें कौन स्ट्रॉन्ग होता है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, दो बॉडी लेते हैं जिसका द्रव्यमान 1 kg है, कितना केजी है, इसका भी 1 kg है और इसका भी कौन सी है 1 kg है। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पर M1 बराबर भी 1 kg ले लेते हैं और M2 बराबर भी 1 kg ले लेते हैं। अब देखते हैं कि दोनों के बीच कितना बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा G M1 गुना M2, और दोनों के बीच की दूरी हम 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, तो D बराबर भी हम मान लेते हैं 1 मीटर, कितना तो जाए डी स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, G का मान कितना रखोगे 6.67 इंटू 10 का पावर -11 गुना M1 के जगह पर 1 रखोगे और M2 के जगह पर 1 रखोगे और D के जगह पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबको गुना वगैरह करोगे तो ध्यान से देखो 6.67 बटा 10 का पावर -11 है, तो इसको नीचे लाओगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 11, नहीं मतलब एक पर कै जीरो, 11 जीरो, एक पर कितना जीरो, तो 6.67 बटा एक पर 11 जीरो दोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इतना न्यूटन का बल लगेगा। यदि 1 kg द्रव्यमान का दो वस्तु हो तो उसके ऊपर इतना बल लगता है। इतना बल का मतलब हो गया, ध्यान से देखो, इसको कुछ ऐसे समझो, मान लो कि ये 6 मीटर, मान लो एक लंबा आपके पास कोई रस्सी है,
कितना मीटर? 6 मीटर है। अब इस 6 मीटर का, अब इसको दहलाओ कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। 1 खरब टुकड़ा करो। इस 6 मीटर का कितना टुकड़ा करोगे? 1 खरब टुकड़ा करो। तो 1 खरब टुकड़ा का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर पॉइंट देना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस पे 1 खरब पॉइंट ले लो। एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, बहुत नजदीक नजदीक होगा। और एक टुकड़ा इसका जो होगा ना, एक टुकड़ा होगा, वह टुकड़ा इसके बराबर होगा। बात समझ रहे हो? हैं? नहीं समझ आ रहा है? ये 6 हो गया, 6 बटा इतना, 1 खरब। 1 खरब का मतलब मान लो कि आपको समझाने के लिए इसे हम करें कि मान लो कोई ये रस्सी है, इसकी लंबाई 6 मीटर है। अब 6 मीटर का 1 खरब टुकड़ा करो, तो एक टुकड़ा का जो लंबाई होगा ना, वो लगभग इसके बराबर होगा। तो समझ जाओ तो लंबाई कितना होगा? एक पॉइंट के बराबर होगा, नहीं होगा? 1 पॉइंट के बराबर होगा। अरे समझे? अब हम क्या करते हैं, यही चीज हम आवेश को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आवेश को लेकर चलते हैं। यहाँ भी हम Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, एक एक कूलम का चार्ज लेकर के चल रहे हैं, और दोनों के बीच की दूरी भी कितना ले रहे हैं? 1। यहाँ पर हम Q1 बराबर हम ले रहे हैं 1 कूलम, Q2 बराबर भी ले रहे हैं 1 कूलम, और D बराबर भी ले रहे हैं हम 1 मीटर। ठीक है? अब दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब K का मान बैठाते हैं, 9 गुने 10 के पावर कितना? 9। ये हो जाएगा 1 गुने 1 बटा 1, ये तो खत्म हो जाएगा। तो 9 और 10 के पावर 9 का मतलब 9 पर कैट है 0, 9 है 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 न्यूटन बटा 1 हर का नहीं। हर समय तो देखो ये कितना हो गया, दहलाओ इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब न्यूटन का बल लगेगा। अरे समझ में? इसमें कितना लग रहा है देखो ना, ये एक बहुत मतलब 9 अरब कितना था, 9 अरब न्यूटन। ये चला गया पॉइंट में, कहाँ चला गया? तो कौन स्ट्रांग हुआ? ये वाला, ये बहुत स्ट्रांग हुआ, नहीं हो गया? मान लो 9 अरब रुपया, आई हो गया 0.00000000000 इतना 6। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना, तब ये वाला बड़ा होगा। बड़ा ही नहीं, बहुत स्ट्रांग होगा ये, नहीं होगा? ये बहुत अर्थात इससे अनुमान लगता है कि दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा बल लगाते हैं। मतलब विद्युतीय बल का मान और गुरुत्वाकर्षण बल के मान कौन स्ट्रांग होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये के जो होता है ना, ये के, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। अरे सर में ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, इसी के कैलकुलेट करके इसका मान निकाला गया। इतना 9 गुने 10 का पावर कितना, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति स्क्वायर। के का वैल्यू किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन आर भी होता है, लेकिन हवा की स्थिति में एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाता है? लगभग 1 हो जाता है। कितना? 1 हो जाता है। इसको कैलकुलेट किया गया है कि नहीं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जानना पड़ेगा, जो आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए ये आपको यहाँ पर क्लास 10th में इस चीज का वैल्यू ज्ञात करना असंभव है। आगे जाइएगा 12 वगैरह में, तब जाकर इस चीज को, जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएगा, तब चीजें आपको समझ में
फिलहाल आपको याद रखना है की का वैल्यू कितना होता है, 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आगे बढ़ा जाए तो समझ में आ गया कौन स्ट्रांग होता है। इसीलिए दो द्रव्यमान वाला कोई वस्तु होता है, एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तो आकर्षण बल का अनुभव नहीं होता, लेकिन वही चार्ज बॉडी रहे तो एक दूसरे पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र जैसे आप जाते होइएगा, जैसे रोड पकड़ करके आप लोग जाते हैं तो यहाँ से चलते चलते जाते हैं, जैसे मान लो कि आपको बेतिया वाला रूट में जाना है तो अब जाते हैं तो जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो वहाँ पे एक सटा आप एक बैनर आपको एक बोर्ड मिलेगा तो वहाँ पर लिखा रहता है नरकटियागंज, क्या कहते हैं, नरकटियागंज का सीमा समाप्त, और वहां से स्टार्ट होता है दूसरे का सीमा। नहीं मतलब नरकटियागंज जो इसका अपना एरिया है वहां पर जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां के बाद से दूसरे का एरिया क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई घटना इस बोर्ड के इधर घटता है तो नरकटियागंज उसका देखभाल करेगा, यदि बोर्ड के उधर तो जो जिसका एरिया है वो अपना क्या करेगा, देखभाल करेगा। जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे दो देश हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, तो आप लोग नेपाल गए होइएगा नहीं, इसका बॉर्डर जो होता है ना, एरिया वो बहुत चौड़ा है। जैसे मान लो ये हो गया अपना, ये हो गया इंडिया का एरिया, क्या हो गया, ये हो गया आपका, इधर हो जाएगा नेपाल, इधर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ये हो गया बॉर्डर हो गया ये वाला। अब इधर कोई घटना घटता है, मान लो ये कोई पोपट है, इसको मार दिया कौन, इधर फेंक दिया, इधर क्या किया, फेंक दिया, तो इसको इंडिया गवर्नमेंट देखभाल करेगा। कौन करेगा, इधर कोई घटना घट जाता है इसके साथ, इसको कौन देखभाल करेगा, नेपाल करेगा। अब करता क्या है सब, जैसे मान लो इंडिया में यहाँ पर कोई कोई घटना घट गया, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर हो गया इस गांव में, अब नजदीक है तो क्या करेगा, ला करके फेंक देगा इधर नेपाल में, वो अपना समझेगा। अब इधर आएगा देखेगा अरे कौन है, तो इधर का है नहीं है, इधर उठा कर फेंक देगा उधर, यही चलता है, इधर का उधर, उधर का। और बाई द वे गलती से ला करके इधर को फेंक दिया यहाँ पर तो इसको कौन नहीं देखेगा, नेपाल वाला आएगा तो कहेगा कौन है, हमारे एरिया में थोड़ा नहीं, तो बॉर्डर पर एकदम मिड पॉइंट पर है, नहीं मतलब न इसको देखेगा और न इसको देखेगा, यही कोई पड़ा रह जाएगा, यहीं पर क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, कोई छूबो नहीं करेगा, क्योंकि इस पे दोनों का हक बनता है ना। तो कौन जाए झंझट लेने के लिए, कहे छोड़ो जाने दो, कौन जाए टेंशन में पड़ने के लिए। अब कोनो हाँ यहीं पर रह जाएगा, कोनो आएगा इधर वाला उठा के इधर फेंक देगा तो ये देखेगा, इधर आएगा तो इधर उठा कर फेंक देगा तो ये वाला देखेगा, लेकिन बाउंड्री पर रहेगा, बाउंड्री का अंदर यदि रहेगा तो उसको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। अरे समझ में, तो मतलब अपने अपने एरिया का ये लोग क्या करता है, देखता है, दूसरे के एरिया से कोई मतलब। अब कुछ चीजें हैं संधि रहता है, उसके हिसाब से ये लोग अपना काम करता है। चलो देखते हैं, उसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र जो होता है इसका भी अपना एक एरिया होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, कौन सी है, कोई भी आवेश हो सकता है, प्लस भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे एक हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब इसका एरिया होगा, एरिया का मतलब मान लो कि कोई इसे छोटा चार्ज को यहाँ पर हम प्लस क्यू को या माइनस क्यू को इसके नजदीक हम ला रहे हैं। जैसे देखो अपने पास चुंबक है, क्या चीज है, चुंबक के बारे में आप लोग देखते होइएगा, देखो यहाँ पे दो चुंबक हो गया, ठीक है, कौन सी हो गया, दो चुंबक।
अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर इसको हम रखे हुए, यहाँ पर हम रखे हुए इसको, तो हमें कोई बॉल का अनुभव नहीं हो रहा है, कोई बॉल का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमें कोई बॉल का अनुभव नहीं है। जैसे अब देखो यहाँ से खींचना चालू कर दिया, यहाँ से खींचना, अब इसको छोड़ेंगे तो खींच लेगा, इसे क्या करेगा, खींच लेगा। मतलब जहां से जहां जहां से हम बॉल का अनुभव करते, जैसे इसको हमने फिक्स कर दिया, इसके नजदीक हम इसको ला रहे हैं, अभी हमको कोई बॉल का अनुभव नहीं हो रहा है, अभी हमें कोई बॉल का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ से बॉल का अनुभव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हम इसके एरिया में आ गए। कब कहेंगे इस चीज को, जब हमें बॉल का अनुभव होना चालू हो जाए, तब हम कहेंगे कि इसके एरिया में हम, इसके एरिया में, इसके एरिया में आएंगे तो खींचना चालू करेगा, मतलब हम बॉल का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम बॉल का अनुभव करें, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जैसे चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यदि इसके जगह पर हम कोई आवेश से ले लें तो विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर हम बॉल का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहोगे, इसके एरिया में आ गए आप। कब कहोगे आप इसके एरिया में आ गए, जब हम बॉल का अनुभव करेंगे, बॉल का, तो बॉल का अनुभव कर, अब बॉल का अनुभव हो रहा था, हम तो इसके एरिया में आ गए। अब छोड़ेंगे तो इसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो उसी तरह से ये आवेश है, तो आवेश के चारों ओर एक एरिया होगा जिसमें आप बॉल का अनुभव करोगे। जैसे मान लो, कल्पना करो कि इसका एरिया इतना हो गया, ऐसा में, तो अब यहाँ तक मान लो हम किसी आवेश को ला रहे हैं, यहाँ तक तो बॉल का अनुभव नहीं होगा, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे कि इसके एरिया में पहुंचे। कब कहोगे कि इसके एरिया में हम पहुंच गए, जब बॉल का अनुभव होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर आ गए, इसके जस्ट बाउंड्री से इधर आए, ये हमें बॉल का अनुभव होगा। ये अभी प्लस है तो इसको धक्का देगा, माइनस है तो क्या करेगा, खींचेगा। नहीं, तो हम कहेंगे अब बॉल का अनुभव करेगा, तो हम कहेंगे कि हम इसके एरिया में आ गए, और इसी को हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव हो, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। याद हो गया, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव हो, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव हो, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रहेगा इतना। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा अब विभव। क्या चीज, और विभवांतर, विभव और विभवांतर। देखो विभव का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, क्या चीज, विभव एक प्रकार का एनर्जी होता है। क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा,
किस टाइप का एनर्जी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा। एनर्जी जो होता है, पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी क्या होता है। यदि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो हम कहेंगे कि आपके अंदर एनर्जी है। यदि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है तो आपके अंदर एनर्जी। और कार्य क्या होता है, तो कार्य भी आप पढ़े अच्छी तरह से। कार्य क्या होता है, फिजिक्स के भाषा में, साइंस के भाषा में कार्य किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आम भाषा में, बोलचाल के भाषा में हम कहेंगे कि हमने कार्य किया, कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन साइंस कहता है कि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक डीएम साहब, एक एसपी साहब बैठ करके और फाइल में सिग्नेचर कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि साइंस कहता है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साइंस के हिसाब से उनको कोई पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। अरे कार्य करोगे तब ना आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रहा तो साइंस कहता है कि मत दो पेमेंट, तो मानेगा बिना पेमेंट का? तो बोलचाल के भाषा में कार्य कर रहा, साइंस के भाषा में कार्य। तो प्रश्न उठता है किस तरह के कार्य को हम साइंस के भाषा में कार्य कहेंगे? तो ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। आप डिटेल्स में तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि चीज को आप 9th क्लास में पढ़ करके आ चुके हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कोई वस्तु है, क्या चीज है? इस वस्तु पर यदि आप बॉल लगाते हो, क्या लगाते हो? इधर से धक्का देते हो इसको, और बॉल लगाने के कारण वो इसी दिशा में कुछ दूरी तय करती है। दिशा अलग भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम आपको क्योंकि ये चीजें समझ में आ जाए। अब इस वस्तु पर आप कोई बॉल लगाते हो, अब उस बॉल के कारण ये कुछ दूरी तय करके यहाँ तक आ जाती है। ये दूरी कितना हो गया? मान लो ये दूरी कुछ हो गया। इस दूरी को हम एस से स्वीप करते हैं। किससे स्वीप करते हैं? एस से स्वीप करते हैं। तो जब बॉल लगे, अब बॉल के कारण ये कुछ दूरी तय करे, तब हम कहेंगे कि इस पे कार्य हुआ, इस बल के द्वारा इस पे कार्य हुआ। अरे सर में कार्य का होना कब समझा जाएगा? जब उस वस्तु पर बल लगे, अब उस बल के कारण वो कुछ दूरी तय करे, तब हम कहेंगे कि इस वस्तु पर कार्य हुआ, कार्य हुआ। ठीक है, अब कितना कार्य हुआ? तो जितना बल लग रहा है, जितना दूरी तय कर रहा है, दोनों में गुना कर दो, तो वही उसका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कार्य का परिमाण हो जाएगा कि कितना कार्य किया। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस पे हम बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, ये दूरी तय कर रहा है 5 मीटर का, इस पे कितना कार्य हुआ? कार्य को वर्क कहते हैं। तो कार्य को हम लोग संकेत में डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुना एस। तो एफ कितना है? 10, ये हो जाएगा 5, तो 10 बचे 50 जूल कार्य हुआ। जूल जो होता है कार्य का यूनिट होता है, नहीं तो हम कहेंगे कितना कार्य हुआ। अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे ऊपर जो भी बल लग रहा है, लेकिन उस बल के कारण दूरी तो नहीं तय कर पा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब कि हमारे द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य नहीं हो रहा तो साइंस के हिसाब से कोई पेमेंट हमको नहीं मिलना चाहिए, पेमेंट। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं कि कार्य हुआ, कार्य तो हम कर रहे हैं। तो साइंस के हिसाब से कब कार्य माना जाएगा? जब वस्तु पर बल लगे और उस बल के कारण वो कुछ दूरी तय करे, तब हम कहेंगे कि कार्य, कार्य हुआ। और जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो हम कहेंगे उसके अंदर एनर्जी है। अब जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गया, कौन सी हो गया? अब पृथ्वी पर ये इस वस्तु को हम रखे हुए हैं, इस वस्तु को रखे हुए हैं, इसके अंदर काम करने का क्षमता है? नहीं है। काम करने का क्षमता का मतलब जैसे मान लो कि हम मार्कर इसे रखे हुए हैं और आपके सर पर हम गिराएं तो चोट लगेगा? इसका मतलब एक कार्य कर सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है, मतलब इसके अंदर काम करने की क्षमता है। नहीं, काम करने की क्षमता मतलब इसके अंदर एनर्जी है। इसके अंदर कौन सी है? एनर्जी। ये काम कर सकता है, इसके अंदर काम करने की क्षमता है।
मतलब कौन सी कहेंगे हम, एनर्जी है। तो अच्छा अब बताओ, इसको हम मार्कर को यदि हम जमीन पर हम रख दें, ये जमीन हो गया, सपोज मान लो मेरा हाथ जो हथेली जो है जमीन हो गया। अब जमीन पर ये है, अब यहाँ पर तो इसके अब ये काम करने की क्षमता है इसके अंदर, नहीं, ये कार्य नहीं कर सकता, चोट किस तरह का नहीं पहुंचा सकता है। तो हम कहेंगे इसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसके अंदर एनर्जी कौन सी है, जीरो है। तो पृथ्वी पे कोई वस्तु होता है, हालांकि पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु है, तो इसका मतलब नहीं कि इसके अंदर एनर्जी नहीं है, कार्य नहीं कर सकता, कार्य कर सकता है, लेकिन आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल इसी चीज को मान करके चलो, ठीक है, हमारा टॉपिक एनर्जी का नहीं है कि नहीं। ये मान करके चलो कि पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु है, तो वहां पर उसके कार्य करने की क्षमता कौन सी होता है, जीरो। जीरो है तो उसके पास एनर्जी कितना होता है, जीरो। एनर्जी कितना, जीरो। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको उठा करके यहां से उठा करके हम ला देते हैं यहाँ पर। अब हमने इसको पकड़ा, अब पकड़ करके इसको उठा करके ला दिया यहाँ पर। अब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अब इसके अंदर काम करने की क्षमता आ गया, अब ये कार्य कर सकता है, मतलब हम कहेंगे इसके अंदर एनर्जी अब आ गया। अब प्रश्न उठता है कि इसके पास एनर्जी आया कहां से, पहले तो नहीं था, अब इसके पास एनर्जी आया कहां से, कहां से एनर्जी आ गया, बोलिए। हाँ, चलिए एक चीज बताइए, आपने इस यहां से यहां तक आपने लाया, तो आपने इसके ऊपर कार्य किया कि नहीं किया, आपने इसके ऊपर बल लगाया, और उस बल के कारण इसको आपने खींच करके ऊपर लाया, तो जिधर बल लगा ये बॉडी उधर ही जा रहा है। तब कार्य का परिभाषा क्या होता है कि वस्तु पर बल लगे और बल के दिशा में कुछ दूरी तय करे। इसका मतलब कि हमने इसके ऊपर ऊपर की तरफ बल लगाया और उस बल के दिशा में वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस पे आपने कार्य किया, और जो कार्य आपने किया ना, वही कार्य इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आप जो काम किए वही काम इसके अंदर एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है। तो मान लो आप अब यहाँ पर देखो, मान लो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर है, कितना है, और इस पे जो आप बॉल लगा रहे हैं उस बॉल का मान मान लो हम मान लेते हैं 5 न्यूटन, कितना न्यूटन। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने कितना कार्य किया, एफ बराबर, कार्य बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस। तो एफ हो जाएगा 5 और एस भी कितना 5, 25 जूल इतना कार्य किया है आपने। इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो गया, 25 जूल का, कितना। अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं, उठा करके इसको हम और ऊपर, यहाँ से इसको अब 5 मीटर तक न ले गए थे, अब यहाँ से इसको और ऊपर ले जा रहे हैं, 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, कितने मीटर, अब ये टोटल ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अब बताओ इस पे कितना कार्य आपने किया, बल वहीं लगा 5 न्यूटन का, अब बताओ कितना इसके ऊपर कार्य किया तुमने। तो एफ कितना हो जाएगा 5 और एस कितना 10, 10 × 50 जूल आपने कार्य किया। तो फिर ये 50 जूल इन जो कार्य किया वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होता है ज्यादा काम करेगा, नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, यदि हम यहाँ से इसको गिराएं और यहाँ पर कोई चीज है, तो ये वाला ज्यादा चोट पहुंचाएगा कि ये वाला। इससे स्पष्ट होता है कि हम वस्तु को जितना ऊपर ले जाते हैं हमको उतना ही ज्यादा इसके ऊपर कार्य करना पड़ता है, हमारे द्वारा किया गया कार्य ही इसके अंदर एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो हमने यहाँ तक कम कार्य किया तो इसके पास कम एनर्जी था, हमने यहाँ से इसके यहाँ तक लाने में ज्यादा कार्य किया तो इसके पास कौन सी हो गया, ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गया, तो ज्यादा कार्य करने की क्षमता आ गया। तो किसी वस्तु के पास एनर्जी आता कहाँ से है, जो उसके ऊपर कार्य किया जाता है ना
वही कार्य उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। इसीलिए आप लोग छत के ऊपर देखते हुए जो टंकी वगैरह हम लोग बैठाते हैं, पानी का टंकी, तो सबसे ऊपरी फ्लोर पर बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? कि मान लो पानी को इधर से ले जाना है, तो जितना हम ऊपर ले जाएंगे उसके ऊपर उतना ही कार्य करेंगे, तो उतना ही ज्यादा उसके पास एनर्जी आएगा, और ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा काम करेगा वो। तो ऊपर से जब पानी आएगा तो ज्यादा प्रेशर से आएगा, तो हमारा घर में मतलब हर घर में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है। कौन सी है? ज्यादा एनर्जी। हर समय इसीलिए अब वस्तु को जितना ऊपर उठाओगे उसके अंदर उतना ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि ज्यादा कार्य करना पड़ता है। इसीलिए जितना ऊंचा पर होता है कोई वस्तु, उसके पास उतना ही ज्यादा एनर्जी होता है। अब उस एनर्जी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थिति के कारण माना ऊंचाई के कारण जो एनर्जी बॉडी में होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये चीज अब समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से ये विभव भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखो, ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है, नहीं? तो सवाल एक अभी पता है कि इसके चारों और एक इसका अपना एरिया होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा, जिसमें बॉल का अनुभव होगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज को, माइनस नहीं, प्लस क्यू चार्ज को हम ला रहे हैं, इसके नजदीक ला रहे हैं। तो दोनों के बीच समान आवेश है, तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन कब? ये कब बॉल लगाएगा? जब इसके एरिया में हम पहुंचेंगे तब ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस क्यू को आराम से हम इसके नजदीक ला रहे हैं। इधर तक इसके द्वारा कोई बॉल नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉल नहीं लग रहा, तो हमें बॉल का अनुभव नहीं होगा। तो आराम से इसको इधर ला रहे हैं। जैसे ही इस बाउंड्री तक हम आएंगे और बाउंड्री के बाद हम मान लो कि यहाँ तक हम ला रहे हैं इस बॉडी को, यहाँ तक प्लस क्यू को, अब हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, इस पॉइंट ए तक ला रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, इस पे इस साइड में बॉल लगाएगा, धक्का देगा। ये दोनों सेम आवेश है, तो क्या करेगा? धक्का देगा। तो धक्का देगा तो हमको यहाँ तक लाने के लिए इधर से बॉल लगाना पड़ेगा। अरे प्लस क्यू आवेश है तो इधर की तरफ में बॉल लगाएगा इसके ऊपर। तो हमको यहाँ तक लाना है, तो एक मान लो कि यहाँ तक हमको लाना है, तो इसके ऊपर इधर की तरफ बॉल लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो बॉल हम लगाएंगे, तो चलो बॉल लगाते 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 इसको हम फेर करके यहाँ तक ला दिए। तो ये कुछ दूरी तय किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ दूरी तय की। इस दूरी को हम मान लेते हैं एस। इस पे आप अब ये पहुंच गया प्लस क्यू, यहाँ पहुंच गया आपका। तो आपने क्या किया, पहले यहाँ पर था तो आपने इस साइड में इसके ऊपर बॉल लगाया। बॉल के दिशा में एस दूरी तय करके यहाँ तक आ गया। कितना दूरी तय करके? अब आपने इसके ऊपर बॉल लगाया एफ इस डायरेक्शन में। तो इस पे आपने कार्य किया कि नहीं किया? कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसके ऊपर बॉल लगाया, इस बॉल के कारण इसने यहाँ तक दूरी तय किया। तो किसी वस्तु पर बॉल लगे और उस बॉल के कारण वो दूरी तय करे, तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर कार्य हुआ। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जब आ गया तो यही कार्य ने यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि इसको छोड़ोगे, यदि प्लस क्यू यहाँ से छोड़ोगे तो ये तो इधर धक्का दे रहा है, तो जैसे ही इसको छोड़ोगे ये फटाक दे इधर भाग जाएगा। मतलब इसके अंदर काम करने की क्षमता आ गया। तो आया कहाँ से? यहाँ पर था तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे छोड़ दोगे तो यहीं पर आएगा। इसको ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इसको काम नहीं करे, तो यहाँ पर यदि छोड़ दोगे तो इसको ये बल लगाएगा, ये तो यहीं पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप इसको छोड़ोगे तो क्या करेगा, ये बल लगाएगा तो इधर फिर भाग जाएगा। तो यहाँ पर कोई चीज रहेगा तो चोट पहुंचाते हुए भागेगा। मतलब इसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ गया, मतलब इसके अंदर एनर्जी आ गया। तो एनर्जी आया कहाँ से? हमने जो इसके ऊपर काम किया, हमने जो इसको ऊपर यहाँ से धक्का दे करके यहाँ तक हमने लाया, तो इसके ऊपर कार्य किया, वही हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। स्टोर। अब यहाँ पर कोई बॉडी है तो इसके पास एनर्जी है, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं कौन सी? विभव। क्या कहते हैं?
विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पास एनर्जी आया कहाँ से? हमारे द्वारा कार्य करने से आया। तो एक चीज बताओ, इसका मतलब हो गया कि इस फील्ड में कहीं भी कोई पॉइंट है और वहां तक हमको आवेश को लाना है तो इस पे कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि कार्य करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो इस फील्ड में जितने भी पॉइंट है सबका एनर्जी एक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? मान लो एक बराबर होगा। चलो देख लो, यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर एक पॉइंट बी हो गया यहाँ पर। अब उसी चार्ज को हम यहाँ पर ला रहे हैं, बी पर ला रहे हैं। तो इस तो बी पर जो पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसके अंदर भी वही एनर्जी होगा जो ए पर वाला, जो पॉइंट ए पर है उसके उसके अंदर है। सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में ज्यादा ना दूरी तय करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी होगा और इसके पास क्या होगा? कम होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस फील्ड में जितने भी पॉइंट होंगे सब पर एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब हर पॉइंट का विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। हर पॉइंट का विभव क्या होगा? अब विभव का डिफिनीशन हम लोग कैसे देते हैं, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पर हम +1 आवेश मानेंगे, इकाई आवेश मानेंगे। क्या मानेंगे? अब ध्यान से देखो, इकाई आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब बहुत दूर से, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, इकाई धन आवेश को, इकाई का है तो +1, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस पॉइंट का या उस पॉइंट पर का विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य है ये, तो लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और विभव का ऐसा यूनिट होता है कौन सी? वोल्ट। क्या होता है? एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे विभव का ऐसा यूनिट रख दिया गया। क्या चीज? वोल्ट। क्या नाम रख दिया गया? वोल्ट होता है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हम प्लस क्यू आवेश को यहां तक ला रहे हैं। ध्यान से देखना, प्लस क्यू आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित पॉइंट ए तक विद्युतीय क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य हम W मान लेते हैं। कुछ तो किया गया होगा, अरे कुछ तो कार्य किया है ना। तो मान ले इस, अब +1 को हम हटा देते हैं, मान ले प्लस क्यू आवेश है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने कुछ कार्य किया है, उस कार्य को यदि हम W मान लें तो एक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो +1 आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? जल्दी से बोलो। W/Q, W/, तभी हम डिफिनीशन क्या बताएं कि एक इकाई आवेश को जो लाने में किया गया कार्य होता है ना, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो एक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो गया? W/Q। तो यही W/Q जो होगा ए पर पॉइंट ए का विभव हो जाएगा। तो विभव को हम लोग किससे शुरू करते हैं? V से। तो V बराबर हो जाएगा W/Q। और किस पॉइंट पर? तो ए पॉइंट पर, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, बी पॉइंट पर तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो पहले इसके हिसाब से देखो, ये W कौन सी है? कार्य।
तो कार्य का एसआई यूनिट होता है जूल प्रति, आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम ये हो गया विभव का एसआई यूनिट। और जूल प्रति कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में लोग भी से सूचित करते हैं। जैसे आप लोग बल्ब वगैरह देखते हैं 10 वोल्ट 20 वोल्ट लिखा रहता है, तो यही है 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, यही वोल्ट हो गया विभव का एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया। अब आप एक चीज बताओ, मान लो कि हम प्लस 10 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, मान लो यहाँ से +10 आवेश को हम ला रहे हैं और लाने में किया गया कार्य जो है आपका, किया गया कार्य 20 जूल है। कितना है 20 जूल है। ये किसी पॉइंट तक, मान लो ए पॉइंट तक 10 कूलम आवेश को हम ला रहे हैं, तो हमको 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ए पर का विभव कितना हो जाएगा। तो एक, तो यहाँ पर क्या डिफिनीशन कौन सी है कि एक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, वही उस पॉइंट का विभव होगा। तो 10 कूलम का आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना, तो 1 + 1 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 20 बट्टा, तो 10 दूनी तो बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, V बराबर W/Q। ये कार्य हो गया, ये क्या हो जाएगा आवेश हो गया, क्या हो गया आवेश हो गया। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि विभव क्या होता है, विभव क्या होता है। हर समझ, उसी तरह से विभवांतर भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच के विभव के नाम ही है विभवांतर। माने विभव में अंतर को क्या कहते हैं विभवांतर। जैसे मान लो ए पर का विभव कुछ और होगा, बी पर का विभव कुछ और होगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, विभव में जो अंतर होगा, उसी को क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या चीज है, तो दो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। ये शॉर्टकट में इसे भी याद रख सकते हो। विभवांतर क्या है, तो विभव में अंतर को क्या कहते हैं विभवांतर। विभव में अंतर को क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं।